हेलो फ्रेंड्स, लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार को देखेंगे। इसके केंद्र में होगा बंगाल, मैसूर तथा पंजाब। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उसमें मिलान करना है। तो चलिए हम लोग सम्मिलित करते हैं इसको। तो एक तरफ है घटना, दूसरा तरफ है बंगाल का तत्कालीन गवर्नर। जो प्लासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई, उस समय बंगाल के गवर्नर था रोजर ड्रेक। द्वैत शासन जो लागू हुआ था 1765 में, तो कौन था बंगाल का तत्कालीन गवर्नर? तो रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का युद्ध 1764, उस समय बेंसीटाट था। और बंगाल में जो बहुत भयंकर जो अकाल पड़ा था 1770 में, उस समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कार्टियर था। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, प्लासी की लड़ाई 1757 में जो लड़ी गई, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो हेक्टर मोनरो ने किया था। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था? तो बंगाल का द्वैत शासन 1765 से 72 तक चला था। नेक्स्ट, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड बेरेली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निजाम। सबसे पहले सहायक संधि यही स्वीकार किया था, हैदराबाद का निजाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग बने थे। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। तीसरा में, पहला में मैसूर की संधि, दूसरा में मंगलोर की संधि और तीसरा में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। नेक्स्ट, राज क्षय हड़प्पा नीति जाप्ती सिद्धांत मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सब एक ही है, किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट, किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो फारसी में जफरनामा लिखा था श्री गुरु गोविंद सिंह लिखे थे। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। डाक व्यवस्था शुरू करने वाला तो लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था शुरू। किस गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव ने ही गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, गुरु अर्जुन देव। सिखों के सैन्य संप्रदाय मतलब खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो रॉबर्ट क्लाइव जो था, जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, उसके द्वारा। नेक्स्ट, 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ने लॉर्ड बेरेली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया? तो हैदराबाद का निजाम किया था, सबसे पहले तो ये किया था। अच्छा, फिर अवध के नवाब किया था, फिर मैसूर के राजा किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं को सही कालक्रम बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे अमरदास, रामदास, फिर अर्जुन देव और उसके बाद तेग बहादुर। नेक्स्ट, सुगौली की संधि जो 1816 में हुआ था, किसके बीच हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था सुगौली की संधि, जो हाल फिलहाल में चर्चा का विषय बना हुआ था। और इसी के कारण भारत और नेपाल के बीच जो रिश्ते हैं थोड़ा गड़बड़ हो गया था कुछ दिन पहले। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो 1799 में हुआ, कहाँ हुआ? तो श्रीरंगपट्टनम में ही हुआ था। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम, जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर, तब उसका जो तीसरा जो संधि हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि, वहीं इसका टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो गया था 1799 में। नेक्स्ट, हड़प्पा नीति के अंतर्गत कौन सा, कह रहा है 18 नंबर में कि हड़प्पा नीति मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन सा भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? तो झांसी, नागपुर एवं सतारा, इसको अपने कब्जे में कर लिया था। कौन? तो अंग्रेज लोग, और विशेष करके जो डलहौजी था उस समय। नेक्स्ट, ठगी प्रथा के उन्मूलन के संदर्भ गवर्नर जनरल कौन थे? कह रहा है ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल कौन थे? तो बेंटिंग थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हाँ, वोडियार के शासक थे, वोडियार के शासक मैसूर रियासत के शासक थे, वोडियार मैसूर रियासत के शासक थे। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को भारत के गवर्नर बनाया गया तो 1758 में क्लाइव को बंगाल के गवर्नर बनाया गया था। कह रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिंग बना।
द्वैत शासन आय कह रहा है कि द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन नीति को वारेन हेस्टिंग्स में समाप्त कर दिया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने सर्वाधिक विरोध किया था अंग्रेजों का। प्लासी की लड़ाई जो 1757 में लड़ा गया अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि इस क्यों था कि कह रहा है कि इसमें बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया। कह रहा है कि जब प्लासी की लड़ाई हुआ उसमें क्या हुआ ना कि बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया था। यहीं पे प्लासी की लड़ाई में है। और रही सही जो कसर था जो 1764 में बक्सर की युद्ध में सब एकदम क्लियर हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो इसमें उनका उद्देश्य था कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। इसमें कहीं ना कहीं जो भारतीयों का अंग्रेजी शिक्षा देना चाह रहा था वो मतलब आधुनिक शिक्षा, उसमें कहीं ना कहीं इसका अपना हित था। प्रशासनिक अव्यवस्था मतलब कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया? तो अवध को। कुशासन के आधार पर अवध को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। नेक्स्ट भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव तो 1835 में मैकाले के जो नियम आया था उससे। चलिए करा निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या होगा? तो एकदम कालक्रम में ही सजाया हुआ ये थोड़ा सा 3 वाला 4 और 4 वाला 3 हम लोग कर देंगे। रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद वेंसिटार्ट, फिर कार्टियर, फिर वारेन हेस्टिंग्स। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज क्या था? तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी उस समय। सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का बहुत अभाव उस समय था, इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सफल रही थी। नेक्स्ट, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट शुरू किया था भारत में। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाता है। और किसके सहयोग से? तो राजा राममोहन राय के सहयोग से 1829 में। 1828 में राजा राममोहन राय ने यहाँ पे 1828 में ये एक्टिव हुए और 1829 में समाप्त करवा दिए सती प्रथा को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन था? तो अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक था सादत खां बहान उल मुल्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वो बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। मतलब आलमगीर द्वितीय से याद रखिएगा। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था ना, उस समय आलमगीर द्वितीय ही था मुगल सम्राट। मतलब प्लासी की लड़ाई के समय मुगल सम्राट कौन था? तो आलमगीर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था कि अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। संघर्ष का मुख्य कारण यही था। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया था। वे सरदार कौन थे? तो वे सरदार थे एक मोहनलाल और एक मीर मदान। यही दोनों बस सहायता किए थे, सिराजुद्दौला का साथ दिया था। आगे,
लाल कोठरी मतलब ब्लैक होल की घटना 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दी कह रहा है कि 146 लोग के एक छोटा कोठरी में बंद कर दिया गया था। उसमें 123 लोग मारे गए थे और 23 लोग सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे थे। तो यह घटना कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह बंगाल कवि का कथन, किस बंगाल कवि का कथन है? तई नवीन चंद्र सेन, फिर से नवीन चंद्र सेन का कथन है कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ था। सही बात है। यहीं से तो उसका वर्चस्व स्थापित हो गया था पूर्ण रूप से। किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी तक की कंपनी के राज्यों को द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज की संज्ञा दिया था? तो के एम पनिक्कर बोले कि 1765 से 1772 ईस्वी के बीच जो काल में जो कंपनी राज किया वो डाकुओं का राज था। नेक्स्ट, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति से संबंधित है तो वारेन हेस्टिंग्स, मतलब रिंग फेंस पॉलिसी वारेन हेस्टिंग्स, रिंग फेंस पॉलिसी वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो राजा सिताब राय को। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोव के युद्ध में हराया? तो सर आयरकुट ने हराया था। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित है जिसे हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे, नहीं उसे नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए, तो कौन कौन है हम लोग पढ़ लेते हैं। तो लॉर्ड क्लाइव अस्थायी बंदोबस्त चलाया, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त चलाया, लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि प्रणाली यही चलाए थे, और लॉर्ड बेंटिंग क्या किए थे? तो 1829 का 17वां रेगुलेशन एक्ट ये पारित करवाए थे। किस श्री गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से कर रहा है? किस श्री गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से किया था? तो गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव थे जो विद्रोही राजकुमार था खुसरो, इसका सहायता धन एवं आशीर्वाद से किए थे। इनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा था कि इनको फिर मृत्यु हो मतलब मार दिया गया था। नेक्स्ट, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, इसे बक्सर का युद्ध था, 1764 वाला। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर कौन सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। रंजीत सिंह किस मिसल के से संबंधित थे? तो शुक्र चाकिया मिसल से संबंधित थे रंजीत सिंह। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ले लिया था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? तो मीर कासिम किया था। नेक्स्ट, और वहाँ एक फैक्ट्री भी स्थापित किया था बंदूक वाला मुंगेर में। आगे, किसने समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? कह रहा है किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि यहाँ पे नंदेड़ गुरुद्वारा। चलिए, बक्सर की युद्ध 1764 में जो लड़ा गया किस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो 1799 में मारे गए थे। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में 1799 में मारे गए थे। कहाँ? तो श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे 61 नंबर। तो कह रहा है कि किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुआ था? तो सिराजुद्दौला यही घटना करवाए थे कि 146 की संख्या में जो अंग्रेज था उसे एक छोटा कोठरी में बंद करके, और अगला दिन जब उसको खोला गया कोठरी को तो 123 उसमें से मर चुके थे और 23 जिंदा बचे थे। तो वही ब्लैक होल की घटना कहा गया। तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध में।
डिंडीगुल नाम है, तो डिंडीगुल तमिलनाडु में एक नगर का नाम है डिंडीगुल। नेक्स्ट, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स के काल में। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर बना था। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना किया गया? तो वही वारेन हेस्टिंग्स के काल में। और रेगुलेटिंग एक्ट यही है 1773 वाला के तहत। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट मतलब 1764 वाला 1784 वाला पारित किया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, 69 नंबर में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है तो करें इसमें कौन सही है, सही को सुमेलित करें, कौन सही सुमेलित है। चलिए, तो यहाँ पे सही सुमेलित है बस 2 और 3, मतलब 1790 से 92 तृतीय मसूरी युद्ध लड़ा गया, और 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया। बर्मा वही बर्मा जो म्यांमार को बोलते हैं, म्यांमार को पहले बर्मा नाम था, पुराना नाम, और आंग्ल मतलब अंग्रेज, और बर्मा के बीच मतलब म्यांमार के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं हम लोग, और कर रहे हैं कि लास्ट में कि कौन सा सही है। तो बंदा बहादुर को तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। तो हाँ, तेग बहादुर ने बंदा बहादुर को सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था। गुरु अर्जुन देव तेग बहादुर इसको नहीं, बंदा बहादुर को नहीं किया था, सॉरी। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। तो हाँ, गुरु रामदास के पश्चात उसके बाद बने थे गुरु अर्जुन देव, मतलब दो सही है। गुरु अंगद मतलब अंगदेव भी उन्हें बोलते हैं, इन्हें सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। तो हाँ, गुरु अंगद नहीं, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार इन्हीं को माना जाता है, यही किए थे आविष्कार। आगे कह रहा, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राष्ट्रीय राज्यों पर विचार कीजिए। तो सही कालक्रम के अनुसार हम लोग सजावेंगे। तो ब्रिटिश द्वारा इसमें विलय जो हुआ, तो सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ? तो सबसे पहले हुआ था सतारा, फिर संबलपुर, और उसके बाद लास्ट में झांसी, क्योंकि झांसी काफ़ी विरोध किया था रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, इसलिए लास्ट में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान, और विशेष करके कहाँ? तो फ्रांस में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73। तो 73 कहता है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार तो किसके समय में हुआ था? तो डलहौजी के समय में अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था, इसी के समय में। फिर रानी जो है अपना हाथ में ले ली थी इसका बागडोर, उसके बाद विस्तार रोक दिया गया था। चलिए, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करना है, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। चलिए, तो देखते हैं हम लोग। तो 1775 में क्या हुआ था? तो आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। चलिए, फिर कह रहा है 1780, तो 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, 1780 वाला में। अच्छा, और 1824, तो 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, और 1838 में तब प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1838 में। चलिए, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। ठाकुरों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो ठाकुरों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो कर्नल स्लीमैन। ठाकुरों के दमन में कर्नल स्लीमैन ने ही सहयोग किया था। चलिए, आगे हम लोग करते हैं मिलान करना। बहादुर शाह प्रथम, तो इन्हें कहा जाता था शाह बेखबर। फर्रुखसियर, तो घृणितकारी इन्हें कहा जाता था। मोहम्मद शाह, तो रंगीला बादशाह इन्हें कहा जाता था। बहादुर शाह द्वितीय, इन्हें तो जफर कहा ही जाता था। तो लगातार हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट 77 नंबर में हम लोग देखेंगे। कह रहा है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज शासन पर बैठा? तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठा था।
कौन? मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहादार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह किसकी सहायता से सम्राट बना था? तो जुल्फिकार खां की सहायता से। कह रहा है फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो सैयद बंधु। नीप निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो सैयद बंधु को नीप निर्माता मतलब किंग मेकर कहा जाता था सैयद बंधु को। नेक्स्ट, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर दिया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी? तो फर्रुखसियर। कह रहा सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? तो फर्रुखसियर को, रफ़ीउद्दर्जात को, रफ़ीउद्दौला को और मोहम्मद शाह को, सभी को ही बनवाया था बादशाह, इसलिए इन्हें किंग मेकर इसे कहा जाता था, किंग मेकर। ये दो भाई था सैयद बंधु। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो मोहम्मद शाह के काल में इसका पतन होने लगा। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला भी कहा जाता था, इसका मूल नाम रोशन अख्तर था। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड और फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुआ? तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासन में काल में। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। आगे, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला ही था प्रथम मुगल सम्राट। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया, जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में किया? तो शाह आलम द्वितीय। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो शाह आलम द्वितीय, मूल नाम अली गौहर। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनः स्थापित हुआ? तो शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है? कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली कुए यार में। तो बहादुर शाह द्वितीय ने यह बोला था, यह शेर बहादुर शाह द्वितीय ने कहा था। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह? तो शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों का प्रथम पेंशनर यही बना था, शाह आलम द्वितीय। आगे कह रहा है कि राज्य संस्थापक मिलाना है। चलिए, तो बंगाल, तो 1713 में स्थापना किए थे मुर्शीद कुली जफर खां। बंगाल की स्थापना मुर्शीद कुली जफर खां 1713 में। फर्रुखाबाद, तो मोहम्मद खां बंगश, ये फर्रुखाबाद 1714 में। और 1720 में कर्नाटक को सादत उल्ला खां, और अवध को 1722 में मीर मोहम्मद अमीन सादत खां बुरहानुल मुल्क। नेक्स्ट, यहाँ पर भी सम्मिलित करेंगे हम लोग। तो हैदराबाद, तो संस्थापक हैदराबाद के तो यही मीर कमरुद्दीन चिनकिलिच खां, मतलब जिन्हें निजामुल मुल्क भी कहा जाता था, यह हैदराबाद के संस्थापक 1724 में। रुहेलखंड अली मोहम्मद खां, रुहेलखंड का। भरतपुर का बदन सिंह और मैसूर को हैदर अली है। नेक्स्ट 95 नंबर में हम लोग देखेंगे। 95 नंबर का था, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के शासक को नवाब वजीर कहा जाता था। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामण, जिनके चूड़ामणि भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय एवं विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल को। मुर्शीद कुली जफर खां को बंगाल तथा उड़ीसा की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? तो फर्रुखसियर से। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसने ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? तो मुर्शीद कुली जफर खान ने यह किया था। ढाका के स्थान पर बंगाल को राजधानी बनाया था मुर्शीद कुली जफर खान। नेक्स्ट,
बंगाल के शासक मुर्शीद कुली जफर खान एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का प्रमुख कारण क्या था? तब मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शीद कुली जफर खान एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या किया गया, यही विवाद का कारण बन गया था। जफर खान कुली जफर खान एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार के सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान किया? तो मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों को तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की तथा जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ किया जाए तो मधुमक्खियाँ काट करके प्राण ले सकती हैं? ये अलीवर्दी खां बोला था, अंग्रेजों के बारे में ही बोला था। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने के विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा था, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं? ये अलीवर्दी खां बोला था। बंगाल का वह नवाब कौन था जो मानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकालकर बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? तो अलीवर्दी खां बोला था। मतलब इसका डर बोल रहा था अलीवर्दी खां का, किसके प्रति? तो अंग्रेजों के प्रति। नेक्स्ट, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को सलाह दिया कि तीनों अंग्रेज, फ्रांसीस एवं डच को एक साथ निर्बल करने पर विचार मत करना? मतलब बंगाल का जो एक नवाब था अलीवर्दी खां, ये भी बात बोला था कि अंग्रेज को, फ्रांसीसी को और डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उनका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। मतलब पहले इन्हीं को, अंग्रेज को यहाँ से सफाया करना, उसके बाद ये लोग तो कमज़ोर हैं फ्रांसीसी और डच, इनका सफाया करना आसान होगा, इसलिए पहले उनको सफाया करो अंग्रेज को। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? तो सिराजुद्दौला था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद का क्या कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी भी था कारण। अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग करना, मैंने फ्री पास जो दिया गया था अंग्रेजों को, जो विशेषाधिकार दिया गया था, इसका दुरुपयोग किया था ये। और भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण दिया जाना, ये तीनों कारण था सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद का। नेक्स्ट 108 नंबर हम लोग देखेंगे, सुमिलित करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग सुमिलित करेंगे। तो चलिए, तो कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार किया गया था तो जून 1756 में। कालकोठरी की त्रासदी 20 जून 1756 में हुआ था। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 और प्लासी का युद्ध तो 27 जून 1757 को हुआ था। अच्छा, 109 नंबर, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाला उस क्षेत्र की पहचान करें? तो 24 परगना। 24 परगना दिया गया था। चलिए आगे हम लोग 110 नंबर करेंगे। 24 परगना वही जो अभी झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पे है। चलिए आगे हम लोग करेंगे 110 नंबर। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर की राजधानी बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप वहाँ ना हो, इसीलिए अपने राजधानी को मुंगेर लेकर चला गया था बिहार में। कौन? मीर कासिम, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। नेक्स्ट, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपने भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करा है, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों को अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातनाएं देते हैं। ये मीर कासिम बोला था अंग्रेजों को। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए अपने सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारी करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? तो मीर कासिम नहीं उठाया था।
नेक्स्ट, क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 12 अगस्त 1765 में हुआ के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं हम लोग और कौन सा सही है। तो शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद जिले दिए गए, कड़ा तथा इलाहाबाद के जिले दिए गया था शाह आलम द्वितीय को, सही बात है। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दी गई थी, अस्थायी रूप से दे दिया गया था, तो सही बात है। हैदराबाद के उत्तर में के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दे दी गई, हाँ दे दिया गया था। तीनों सही है इसमें, ऑप्शन नंबर डी सही है। 114 नंबर, इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो 16 अगस्त 1765 में हुआ किसके बीच, तो सुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच। इलाहाबाद की द्वितीय संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि सुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच। कर्नल क्लाइव, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसने दिया, तो मीर जाफर बोला था। कर्नल क्लाइव को बोला था गधा या सियार, मीर जाफर। कलकत्ता कह रहा है, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने, उस समय कलकत्ता ही केंद्र बिंदु में था ना, तो इसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता था वहाँ के कोर्ट को, क्योंकि बाद में ना राजधानी वहाँ गया था दिल्ली, तो पहले कलकत्ता ही राजधानी था। तो कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट की एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल के रूप में उल्लेखित किया है, तो मुबारक को दौला को बोला था। नेक्स्ट, अच्छा और कह रहा है कर्नल माल्सन ने कहा कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डालो, इसमें वह उसके लिए प्रयुक्त किया गया। मतलब ये बोला था, मीर जाफर बोला था ये बात के, मतलब ये मीर जाफर के जो सम्राट था ना, इसके बारे में बोला गया था। बोला था कौन, कर्नल माल्सन, क्योंकि ये एक तरह से ये कठपुतली था मीर जाफर अंग्रेजों का। नेक्स्ट, 158 नंबर, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया, तो हैदर अली। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकॉर्ड से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से, हैदर अली बोला था। अच्छा, मिलान करना हम लोग का, तब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तब मद्रास की संधि, दूसरा में मंगलोर की संधि, द्वितीय में श्रीरंगपट्टनम की संधि। चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर भी युद्ध है और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल स्मिथ कर रहा था, द्वितीय में जनरल आयरकुट किया था, तृतीय में मेजर जनरल मेडोज किया था और चतुर्थ में जनरल स्टुअर्ट किया था। सीधा सीधा हैदर अली की मृत्यु जो हुआ था 1782 में किस युद्ध के दौरान हुआ था, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दरमियान इनकी मृत्यु हो चुका था हैदर अली का। नेक्स्ट, 123 नंबर, करा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलोर की संधि हुआ। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास के गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड मैकेरीने था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। अच्छा, टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ। इसके तहत क्या हुआ था, तो इसके तहत हुआ था कि टीपू सुल्तान को अपना आधा राज अंग्रेजों को दे देना पड़ा था, और टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में भी देना पड़ा था, और अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा था। ये तीनों काम करना पड़ा था टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट, 126 नंबर, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्नलिखित में से किस देशों के साथ संपर्क स्थापित किया, तो फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस एवं तुर्की। इसके केंद्र में तो ऐसे फ्रांस था, लेकिन ये 5 के साथ संपर्क स्थापित किया था टीपू सुल्तान अंग्रेजों के यहाँ से भगाने के लिए। आगे कह रहा है कि टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, तो चलिए इस कथनों पर हम लोग विचार करते हैं। टीपू ने
एक मिनट, हाँ, कह रहा है कि टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार करना है। टीपू ने एक नए कैलेंडर या पंचांग लागू किया। हाँ, लागू किया। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत किया। हाँ, किया था। टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया था। और आगे कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुआ की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना किया और स्वतंत्रता का बीच वहीं लगाया और अपने को नागरिक टीपू कहा। एकदम सही है, सभी सही है यहाँ पे। कह रहा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल था। तो त्रावणकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज सभी शामिल था। आगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में लड़ा गया के संबंध में इन कथनों पर विचार करना है। कह रहा इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया था। हाँ, टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था श्रीरंगपट्टनम में। इस युद्ध में अंग्रेजों के पूर्ण विजय हुआ एवं मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज में विलय कर दिया गया था। तो हाँ, वाडियार वंश का एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बैठाकर मैसूर राज पर सहायक संधि लाद दी गई थी। हाँ, लाद दी गई थी, सही है, तीनों सही है। किसने कहा था मैं अंग्रेजों के अस्थायी साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता, टीपू सुल्तान बोला था। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन का जीना, तो ये टीपू सुल्तान बोला था। नेक्स्ट 132 नंबर कह रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, पहला हम लोग देखेंगे सिखों के प्रथम गुरु नानक देव मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी तथा ननकाना पाकिस्तान में था। हाँ, सही है। सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जो है कहलाते हैं का मूल नाम लहना था। तो हाँ, गुरु अंगद का मूल नाम लहना था। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दे दिया था जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया था। हाँ, सही है। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहिब मतलब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखी थी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाया था। ये भी सही है। आय कह रहा है 133 नंबर क्वेश्चन किस गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनाना आरंभ किया था? तो अर्जुन देव ने किया था। साधु के वेश वाला वस्त्र त्याग के राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया था, अर्जुन देव से ही शुरुआत है ये। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? तो किया क्या था? तो देखिए वेलेस्ली ने सहायक संधि भी अपनाया था, समामेलन भी और युद्ध भी सब किया था, तीनों किया था, धोखेबाजी नहीं, ये नहीं होगा। चलिए 135 नंबर हम लोग देखेंगे। तो 135 नंबर में कहता है कि कौन कौन से कथन सही है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। 135 नंबर, अरे यहीं पे चलाएं हम लोग, बैग जाते हैं हम लोग। अच्छा, पूछ रहा है कौन सही है। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त मतलब स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में जो अकाल तख्त है उसका स्थापना किया था छठे गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु हरगोविंद सॉरी। अमृतसर की किलेबंदी की, हाँ अमृतसर की किलेबंदी हरगोविंद ने किया था, गुरु हरगोविंद ने किया था। और सिखों को लड़ाकू भी यही बनाया था गुरु हरगोविंद। हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर के पहाड़ियों में किरातपुर में बिताने पड़े और वहीं इनका मृत्यु हो गया था। सही है। सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट सच्चा पातशाह गुरु तेग बहादुर।
मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई तथा उसने शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में बनवाया। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। किस गुरु ने कहा था सर दाद सिरे सार न दाद? कह रहा है सर दाद सिरे न दाद, एक का मतलब हुआ कि मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। ये गुरु तेग बहादुर ने कहा था, सर दाद सिरे न दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया, गुरु तेग बहादुर ने कहा था। किस सिख गुरु को बाकला दा बाबा बाकला के बाबा के नाम से जाना जाता है? तो गुरु तेग बहादुर को। नेक्स्ट, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? तो सभी सही है। उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए। मखोबल अनंतपुर में उन्हें गुरु निर्वासित किया गया। उन्होंने 1699 में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किया था। 1699 में कौन? गुरु गोविंद सिंह। अच्छा, उन्होंने पाहुल प्रथा जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृतपान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा चलाया था ताकि जाति प्रथा का बंधन टूट सके। ये सभी किए थे, गुरु गोविंद सिंह के प्रयास था ऐसा। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं क्या हैं? तो दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक और जफरनामा सभी गुरु गोविंद सिंह की ही कृतियां हैं। किसने मुखलिसपुर में लोहारगढ़ लौगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? तो बंदा बहादुर, वीर बंदा बैरागी भी नहीं कहते हैं, यही बनवाया था। अच्छा, नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या करवा दिया गया था? तो फर्रुखसियर आदेश दिया था। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने किया था? कपूर सिंह। सैनिक संगठन जो खालसा दल है उनकी स्थापना कपूर सिंह ने किया था। रंजीत सिंह 1792 से 1839 तक इनका कार्यकाल है, ने अपने शासनकाल में अनेक विजय युद्ध लड़ा था। कह रहा है उनके द्वारा विजित स्थानों को कालक्रमानुसार सजाना है। तो लाहौर, अमृतसर, फिर कांगड़ा, फिर कश्मीर को जीता। पहले लाहौर, फिर अमृतसर, फिर कांगड़ा, फिर कश्मीर को। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण किया? तो लाहौर पे जब अधिकार कर लिए तो महाराजा की उपाधि धारण कर लिए। रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? तो जमजमा नामक तोप की प्राप्ति अमृतसर विजय अभियान के दौरान हुआ था। अमृतसर विजय अभियान किए थे, उस समय रंजीत सिंह को जमजमा नामक तोप प्राप्त हुआ था। चलिए 146 में हम लोग आएंगे। रंजीत सिंह ने किस मिशन से, कह रहा है रंजीत सिंह ने किस मिशन से लाहौर पंजाब की राजनीतिक जो राजधानी था, अच्छा, एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी, दोनों को छीन लिया था? कौन? रंजीत सिंह ने। किस मिशन से? तो भांगे मिशन से। आगे हम लोग बढ़ेंगे 147 नंबर। तो कह रहा है इसको सुमिलित करना है, तो सुमिलित करेंगे हम लोग। तो अमृतसर की संधि, तो अमृतसर की संधि हुआ था तो लॉर्ड मिंटो करवाया था के शासनकाल में। और रोपड़ की संधि विलियम बेंटिंग। त्रिपक्षीय संधि तो लॉर्ड ऑकलैंड एवं सासूजा। 1809 घड़ी लॉर्ड मिंटो था, 1831 घड़ी विलियम बेंटिंग थे, और 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड एवं सासूजा। नेक्स्ट, इसको हम लोग अभी के लिए फ्लाइट मोड में डाल देते हैं। चलिए आगे, रंजीत सिंह, एक मिनट, रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि जो 1809 में हुआ था, रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच में किस नदी को दोनों के राज क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारण किया गया? तो सतलज नदी का। रंजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया। इसमें शामिल थे वंतुरा, अलॉर्ड, कोर्ट एवं गार्डनर और एविटेबल। इस सभी को अपने राज्य प्रशासन में शामिल किए थे और ख़ास करके सैन्य प्रशासन में।
कौन? तो रणजीत सिंह। पंजाब में सिख राज के संस्थापक रणजीत सिंह थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 1845 से 46 में लड़ा गया एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल के मतलब होता है अंग्रेज यहाँ पे, तो अंग्रेज और सिख के बीच जो युद्ध हुआ तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध मैंने अंग्रेज और सिख के बीच युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब राज्य का शासक कौन था? तो दिलीप सिंह थे। नेक्स्ट, यहाँ पर भी सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। चलिए मिलान करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आ जाएगा लाहौर की संधि 1849 में। अच्छा, बहरावल की संधि 1846 में, और पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय तो हो गया 1846 में। नेक्स्ट, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंह का विलय अंग्रेजी राज में किया गया? तो लॉर्ड एलनबरो। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। नेक्स्ट, बेलेली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को काल क्रमानुसार सजाइए। तो सहायक संधि स्वीकार करवाया था जो बेलेली, तो उसका काल क्रमानुसार है। सबसे पहले हैदराबाद तो जान ही रहे हैं, उसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध, उसके बाद पूना के पेशवा। चलिए आगे, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा? हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। सहायक संधि के संबंध में बोला था लॉर्ड बेलेली, सहायक संधि के संबंध में लॉर्ड बेलेली बोला कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था? स्थानीय राजाओं के अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बने। एक कार्ल मार्क्स ने बोला था ये बात को। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता डुप्ले को माना जाता है, या जन्मदाता या आविष्कारक डुप्ले को ही माना जाता है। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो लॉर्ड बेलेली ने प्रदान किया। 160 क्वेश्चन नंबर 160 में आएंगे हम लोग। अच्छा, सुमिलित करना है पिंडारियों का दमन, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एम्स्टर्ड। ठगों का दमन विलियम बेंटिंग। और मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव विलियम बेंटिंग। ये सही हो जाएगा। आगे हम लोग मिलान करेंगे, एक और मिलान करना है यहाँ पे, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। चलिए, समाचारों पर प्रतिबंध समाप्त तो 50 मिनट कब किया था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, तब प्रथम आंग्ल अफगान तो लॉर्ड ऑकलैंड के काल में। अच्छा, फिर है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध तो लॉर्ड हार्डिंग। अच्छा, अब हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट तो लॉर्ड डलहौजी। आगे, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत, एक मिनट, डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा का प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को क्रमानुसार सजाना है। तो यहाँ पे 17 सबसे पहले आ जाएगा, मैंने 1 नंबर वाला किसमें? इसमें। चलिए यही हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, और सबसे लास्ट में हुआ था नागपुर, झांसी के बाद। आगे हम लोग करेंगे 164 नंबर। तो 164 में कह रहा है सुगौली के संधि। सुगौली के संधि तो हुआ था 1816 में, ए का फर्स्ट। अच्छा, आगे कह रहा है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध तो ये तो हो गया 1824 से 26, और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852, और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 86। मतलब सीधा सीधा इसमें है, तो इसमें ऑप्शन है वैसे, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है
और लास्ट में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। नहीं, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। हाँ, विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट, पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। निम्नलिखित कथनों कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? तो आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया था इस समय। चलिए 168 में आएंगे हम लोग। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उसने शांति बनाए रखने के लिए आधुनिक यूरोपीय अधिकारियों की भारी रिश्वतें दिया था। कह रहा शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारी को बहुत बड़ा रिश्वत दिया था। कौन? केरल के राजा मार्तंड वर्मा। राज अपहरण नीति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो राज अपहरण नीति के बारे में कौन सा कथन सही है हम लोग देखेंगे। तो चलिए, तो इसमें सही है सिर्फ राज अपहरण नीति में कि इसने भारतीय राज का समामेलन अनिवार्य बना दिया। इसमें भारतीय राज का समामेलन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारी को गोद दिया जाना ब्रिटिश प्राधिकार द्वारा अनुमोदित ना हुआ हो। अगर अनुमोदित ना हुआ हो तो भारतीय राज का समामेलन अनिवार्य बना दिया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? तो हैदर अली विजय हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब तो सिराजुद्दौला था। ये तो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि आज हो पाएगा। कितना क्वेश्चन है इसमें? नहीं होगा, इसका एक सेपरेट वीडियो हम लोग कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और चलिए, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।